नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और डीडी न्यूज पर अब जब 10 बजते हैं तो सिर्फ वो 10 नहीं होते बल्कि वो दमदार 10 होते हैं। दमदार 10 इसलिए क्योंकि अब से रात 10 बजे डीडी न्यूज पर आपका पसंदीदा टेलीविजन शो दो टूक आता है। दो टूक का समय बदला है लेकिन तेवर वही हैं। जी हां, उन्हीं तेवरों के साथ, उसी कलेवर के साथ हम दो टूक आप तक ला रहे हैं, जहां ना कोई फेक एजेंडा चलेगा, ना कोई झूठ चलेगा, सिर्फ और सिर्फ दो टूक चलेगा और हम सीधी बात करेंगे, स्पष्ट बात करेंगे। दो टूक में आज एक बार फिर एक ऐसे विषय पर जिस पर चर्चा इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। लेकिन आज का विषय बताऊं उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपने एक नारा सुना होगा, पुराना नारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन आज दो टूक के मंच से मैं इस नारे में आज थोड़ा बदलाव कर रहा हूं। वो नारा ये है, गर्व से कहो हिंदू आतंकवादी नहीं होता। जी हां, फिर से कह रहा हूं, गर्व से कहो हिंदू आतंकवादी नहीं होता। क्योंकि मत भूलिए, 17 साल पहले, आज से ठीक 17 साल पहले भारत में जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार थी, तो उस सरकार ने हिंदुओं को आतंकवादी बताने के लिए कई साजिशें रची, कई षड्यंत्र रचे, कई निर्दोष लोगों को उनके घरों से उठाया, उनके ऊपर अत्याचार किए, उनको मारा, पीटा, बुरी तरह से प्रताड़ित किया और उनके मुंह से यह कहलवाने की कोशिश की गई कि हां, वो आतंकवादी हमले में शामिल थे। जो गिरफ्तार हुए वो सब हिंदू थे और उसके बाद इस देश में हिंदू आतंकवाद की एक फर्जी फेक थ्योरी गढ़ने की कोशिश की गई। लेकिन आज उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। हालांकि पर्दाफाश तो पहले भी हो गया था, लेकिन आज उस षड्यंत्र के चिंदे चिंदे उड़ गए। आज वो षड्यंत्र बेनकाब हो गया और आज उस वक्त की जो सरकार, उसके नेता, उसके जो तमाम उस सरकार में बैठे लोग थे, आज वो सब बेनकाब हो गए। क्योंकि 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित सहित जिन 7 लोगों को पकड़ा गया था, जी हां, जिन 7 लोगों को पकड़ा गया था और उनके ऊपर उस फर्जी मामले को डालने की कोशिश हुई थी, वो मामला बेनकाब हो गया। क्योंकि आज कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। सच सामने आया, कांग्रेस ने भगवा को आतंकवादी बताया। जी हां, सच सामने आया, कांग्रेस ने भगवा को आतंकवादी बताया। और अगर आप मेरे हेडिंग में देखेंगे, आज कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई सवाल नहीं है, क्योंकि यह बात शीशे की तरह साफ है कि दरअसल इस भगवा आतंकवाद की, इस जो है सैफरन टेरर की, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी जो है वो कांग्रेस ने गढ़ी थी, कांग्रेस के नेताओं ने गढ़ी थी और उस वक्त वो नेता, वो कांग्रेस की पार्टी सरकार में थी। लेकिन सवाल उठता है कि यह थ्योरी क्यों रची गई और आखिर इस थ्योरी को रचने के पीछे क्या मकसद था। ये तमाम सवाल है जिन पर आज दो टूक में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस खबर की धार को समझना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट का फैसला आ चुका है, सच सामने आ चुका है। लेकिन उस सच के बाद जो रिएक्शन आ रहे हैं उन नेताओं के, उस पार्टी के जिसने भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची, थ्योरी गढ़ी, उसके रिएक्शन क्या आ रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि सच सामने आने के बाद भी जो लोग इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, वो वास्तव में उनकी नीयत और नीति क्या हो सकती है। इसी को समझते हैं आज की खबर धार में। जी हां, इससे पहले आज की खबर में आगे बढ़ूं, दमदार 10 में, दमदार दो टूक में खबरधार, यानी देखते हैं इस खबर की धार क्या है। इस खबर की धार को समझिए और इस पर चर्चा करेंगे। फर्जी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की कांग्रेस की साजिश बेनकाब हो गई, साजिश का पर्दाफाश हो गया। मालेगांव पर मुंबई कोर्ट के फैसले से क्या कांग्रेस शर्मिंदा है? आज सवाल यह है कि क्या कांग्रेस शर्मिंदा है? भाजपा और हिंदू संगठनों ने मांग की कि कांग्रेस माफी मांगे, सैफरन टेरर, भगवा आतंकवाद के लिए कांग्रेस माफी मांगे। लेकिन कांग्रेसी नेता अब भी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी पर अड़े हुए हैं। जी हां, यह बड़ी बात है, समझिए इस बात को। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से आज जब संसद में इस मामले में सवाल पूछा गया तो इन सवालों को टाल गए, बार बार टाल गए। पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के नेता ने आज कहा कि भगवा नहीं,
सनातनी आतंकी कहिए। सोचिए कितनी घृणित सोच है। उन्होंने कहा भगवा नहीं, सनातनी आतंक। रेणुका चौधरी ने कहा कि हिंदू धर्म में भी आतंकवादी होते हैं। यह आज की बात बता रहा हूं मैं, फैसला आने के बाद। उधर जमीयत उलमा हिंद ने इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का ऐलान किया है। लेकिन जानते हैं, यह वही जमीयत उलमा हिंद है जो सभी आतंकवादियों को बचाने के लिए मुकदमे लड़ती है। ये वो जमीयत उलमा है। मामले की सुनवाई में यह भी पता चला कि भगवा आतंकवाद के साथ साथ कई नेताओं को फंसाने की कोशिश थी। इस भगवा आतंक में जो लोग पकड़े गए थे, उसके अलावा कई बड़े नेताओं को फंसाने की कोशिश थी। इस मामले में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को कांग्रेस फंसाना चाहती थी। यह बात भी खुलकर सामने आई है। और साथ साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी फंसाने की साजिश थी। तो यह पूरी साजिश जिसका आज भंडाफोड़ हुआ, इस पर आज दो टूक करेंगे। आखिर इतनी सब कुछ होने के बाद, कोर्ट का फैसला आने के बाद भी क्यों माफी मांगने को तैयार नहीं। हालांकि माफी मांगने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो नुकसान हुआ, जो हिंदुओं को शर्मिंदगी हुई का एहसास हुआ, उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद माफी मांगने के बजाय आप अब भी ये कह रहे हैं कि सनातनी आतंकी होता है और हिंदू भी आतंकवादी होते हैं। ये कांग्रेस नेताओं के आज के बयान है। इस पर दो टूक चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इस पूरी खबर पर जो रिएक्शन आए, उन रिएक्शंस को सुनिए। मैं आपको अभी दिखाऊंगा किस तरह से जो लोग इस मामले में फंसे थे, उनके क्या रिएक्शन रहे, कैसे उन्होंने खुशी मनाई। हालांकि उनके इतने साल जो गए, उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। दिखाइए जरा क्या कुछ कहा गया इस फैसले के बाद। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, वो आज धराशायी हो गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स। आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है। देश का काम करो भाइयों, ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है। ये भगवा को आतंकवाद करने की साजिश थी। एक तरह से भगवा की जीत हुई है, भगवा की विजय हुई है। ये तो पूरा पॉलिटिकल केस है, ये पूरी केस पॉलिटिकल है। पूरा फ्रेम किया गया था, लंबा समय लगा। परिवार हमारा तो है नहीं, बचे नहीं कुछ। अभी हमको कहाँ जाना है, हमको सोचना है। जिस तरीके से राजनीतिक स्वार्थ थे, निजी हित थे, उसके आधार पर ऐसा एक प्रयास हुआ था, कुत्सित प्रयास, जिसमें केवल कुछ लोगों को नहीं तो समस्त पूरा हिंदू धर्म और हिंदू समाज, इसको आतंक से जोड़ने का एक कुत्सित प्रयास हुआ था। आज न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय से उन सारे प्रयासों को, एक आरोपों को निराधार साबित किया है। मालेगांव ब्लास्ट यह कांग्रेस का षड्यंत्र था। दुनिया में हिंदू आतंकवाद, सनातन हिंदू को आतंकवादी घोषित करने का, हिंदू धर्म को बदनाम करने का। आज न्यायालय ने कर्नल पुरोहित साध्वी प्रज्ञा को पूर्णतः इस अपराध से मुक्त किया है। न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, फिर भी हार गए। तो चलिए, आपने सुना किस तरह की जो है लगातार इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
कल ही संसद में इस बात को लेकर कहा भी था कि हिंदू आतंकवाद जो है, हिंदू आतंकवादी नहीं होता, लेकिन इस तरह की कोशिश की गई, साजिश की गई। इन सब पे चर्चा करेंगे आज इस डिबेट में। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ जो 4 मेहमान जुड़े हैं वो मेरे साथ राधिका खेड़ा जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है राधिका खेड़ा। मेरे साथ संजीव कौशिक स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक जो हैं राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ किशोर तिवारी जी जुड़े हैं, शिवसेना यूबीटी के वो वरिष्ठ नेता हैं। और मेरे साथ पीके जैन जी जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी हैं महाराष्ट्र के। और अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूं तो 2008 तो नहीं पर 2006 में जो मालेगांव बम धमाका हुआ था उसकी पूरी जांच को इन्होंने बड़ी करीब से देखा था और इस पूरे मामले पर वो काफ़ी नज़दीक से नज़र रखे हुए थे। चारों मेहमानों का शुक्रिया और स्वागत। मैं ये भी बता दूं, अगर आज कोई भी ये कहने की कोशिश करेगा कि ये बयान नहीं दिया था, वो बयान नहीं दिया था, तो मेरे प्रोड्यूसर के पास वो सारे बयान हैं जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने भगवा आतंकवाद, टेरर, सैफरन टेरर ये शब्द इस्तेमाल किए थे, खुलकर किए थे। वो सारे मेरे पास रिकॉर्डेड हैं। उसकी क्लिप मैं मौका लगेगा तो चलाऊंगा भी। इसलिए इस पर कोई डिबेट ना करे कि ये कहा था, नहीं कहा था, ऐसा कहा था, वैसा कहा था। तो इसलिए कृपया ये मत करिएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा ताकि लोगों की आंख तो खुल सके। लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है, भूल गए होंगे, तो कोशिश करूंगा सुनाऊं। लेकिन उससे पहले शुरुआत कर रहा हूं। मेरे साथ जो हैं 2 मेहमान फिलहाल आमने सामने। मैं कहूंगा अपने प्रोड्यूसर को कि संजीव कौशिक और राधिका खेड़ा, इन दोनों को आमने सामने लाएं और आज की डिबेट मैं 2-2 मिनट दोनों को दूंगा और उसके साथ आज की डिबेट की ओपनिंग करूंगा। सवाल सबसे पहला संजीव कौशिक आपसे है। संजीव कौशिक, कांग्रेस ने ये साजिश रची जिसका आज भंडाफोड़ हो गया। क्या कांग्रेस शर्मिंदा है? क्या कांग्रेस को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए? हालांकि फिर कह रहा हूं, माफ़ी मांगने से कुछ होगा नहीं, जो नुकसान हुआ बहुत बड़ा नुकसान हो, लेकिन फिर भी क्या शर्मिंदा होकर कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए? आपका समय शुरू होता है। निश्चित तौर पे कांग्रेस शर्मिंदा है कि जिन परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए उसे इंसाफ नहीं मिला। 17 साल का समय, 17 साल में लगभग 223 से ज़्यादा गवाहियाँ, 40 प्रमुख गवाहों का मुकर जाना, एविडेंस जो थे वो पूरे तरीके से शामिल नहीं कर पाना और उसके बाद में इस तरह के फैसले। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुशी हो रही है, हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। जिन लोगों को बरी किया गया है उनके साथ हमारी भी शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा। कभी उसके बारे में सोच लीजिए एक बार, क्या ये इंसाफ है? जो पहले ATS, और कौन ATS? वो ATS के प्रमुख ने इस मामले को जांच तक पहुंचाया था और आगे तक पहुंचाया था, जो आज नहीं है, शहीद है। उनके लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और जो साध्वी प्रज्ञा आज बरी हुई है उन्होंने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने इस जांच को आगे बढ़ाया था। उसके बाद में NIA आती है। सब जानते हैं कि NIA जांच के बाद में किस तरह से 2016 में यहाँ तक सूचना आती है कि कोई एविडेंस नहीं है, इस मामले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आरोप है इसलिए इस पर सुनवाई जारी रहेगी। मूड तो उसी वक्त बना लिया गया था, मूड उसी वक्त सरकार ने भी बना लिया था। यदि बना नहीं लिया होता तो निश्चित तौर पर साध्वी प्रज्ञा को आरोपी के तौर पर तो टिकट नहीं मिलता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो सारी चीज़ें पहले से एक तरह से। और दूसरी बात, मैं तो ये कह रहा हूं कि इन आरोपियों को छोड़ दिया गया। बॉम्बे ब्लास्ट के भी आरोपियों को छोड़ दिया गया था, बहुत दिन, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई करते हुए दिखाया और NIA ने त्वरित कार्रवाई देते हुए दिखाया और तुरंत उस पर अपील की गई। क्या इस मामले को भी लेकर के जाया जाएगा आगे? बढ़ेंगे लोग आगे? निश्चित तौर पर नहीं बढ़ेंगे। तो हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि यदि 40 गवाह पहले मुकर गए, ये कहा जा रहा होगा, या जहन में ये बात आ रही होगी कि वो प्रेशर में थे, तो क्या अब ये प्रेशर खत्म कर दिया गया? उस समय यदि एजेंसियां बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम कर रही थी तो क्या अब प्रेशर कम कर दी गई है? तो तमाम तरह के सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अभी ढूंढना बाकी है। तमाम सवालों के जवाब, लेकिन एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि आपकी बात से ऐसा लगा कि सब कुछ तो पहले तय था। मतलब आप कह रहे हैं कि आज जो कोर्ट का फैसला है वो मैनेज है, अदालत को मैनेज कर लिया गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो फैसला था निश्चित तौर पे, आप मुझे बताइए कि किसी आरोपी को कोई टिकट देता है क्या? मैनेज कौन हुआ? किसी वो छोड़िए ना, बीजेपी की बात छोड़िए, टिकट देने की बात छोड़िए। आपने कहा कि सब कुछ ऐसे ही पता था, ये होना है, वो होना है। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि संविधान की कॉपी लेकर घूमने वालों को लगता है कि देश की अदालतें मैनेज होती हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। से मतलब हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। आप नहीं कह रहे। हम तो देश की उन एजेंसियों पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि इन एजेंसियों को क्या अपने गिरबान में झांकने की जरूरत नहीं है? क्या इस तरह से आतंकवाद से लड़ेंगे हम? ओके,
ठीक है, आपने कहा एजेंसियों के ऊपर सवाल उठाया, ठीक है, एजेंसियों की भूमिका पर भी बात करेंगे। पीके जैन जी हमारे साथ हैं ही। राधिका जी, सवाल यह है कि जो लोग मारे गए उनको इंसाफ कैसे मिलेगा, और दूसरी बात ये भी है जो संजीव कौशिक कह रहे हैं कि एजेंसियां जो हैं वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हुई हैं, और ये उनका साफ इशारा है। जय श्री राम। आज मालेगांव केस में कोर्ट में 16 साल 10 महीने 2 दिन और 16 घंटे बाद वो कहा जो हम सालों से कहते आ रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं है। और कांग्रेस, ये भी हम बार बार लगातार कहते आ रहे हैं अशोक जी कि हिंदू आतंकवाद एक ऐसी घटिया, गंदी और खतरनाक साजिश है जो कांग्रेस द्वारा रची गई, और आज उसके ऊपर से पर्दा हटा दिया गया। आज अदालत ने साध्वी प्रज्ञा जी, कर्नल पुरोहित जी, मेजर उपाध्याय जी समेत 7 निर्दोषों को बाइज्जत बरी किया है, क्योंकि एक भी सबूत नहीं मिला। ना पंप प्रज्ञा जी की बाइक में था, ना कर्नल पुरोहित के घर से आरडीएक्स मिला, ना कोई आतंकी संगठन, ना कोई धमकी, कुछ भी नहीं। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? भगवा वस्त्र पहनने वालों को आतंकवादी कहा, साध्वी को जेल में टॉर्चर किया, सेना के मेजर पर इल्जाम गढ़े, और भगवा को बदनाम करने के लिए यूएपीए, मकोका तक हर चीज का दुरुपयोग कर डाला। और ये सिर्फ एक केस नहीं है कि एक केस पे अटक गया हो, समझौता ब्लास्ट हो, अजमेर हो, मक्का मस्जिद हो, हर जगह हिंदू आतंकवाद का झूठा झंडा लेकर कांग्रेस सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए घटिया राजनीति करती है। और पहले के बयान जो देखिए, चाहे शिंदे साहब हो जिन्होंने कहा कि सैफ्रॉन टेररिज्म था, आज उनकी बेटी जाके क्या क्या बोल के आई हैं हमारे ऑपरेशन सिंदूर को कि वो एक मीडिया द्वारा रचा गया पीआर नाटक है। वो जब फ्रूट डज नॉट फॉल फार अवे फ्रॉम द ट्री का हमने एक एग्जांपल देखा। चिदम्बरम साहब भी बोले थे भगवा टेरर, और राहुल गांधी ने तो और हदें पार कर दी। वो तो अमेरिका के राजदूत से कहते हैं कि देश में असली खतरा ही हिंदू है, हिंदू टेरर। याद है ना आपको जाके अमेरिका में क्या क्या बोल के आए थे अपने देश के बारे में। अब सवाल ये है कि क्या, और आज जो आपने बातें भी सुनाई, अभी जिस तरीके से इनके नेताओं ने क्या क्या घटिया भाषा बोली है और क्यों बोली है, क्या सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया जी और प्रियंका गांधी को खुश कर रहा है? सवाल यह है कि क्या आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरे कांग्रेस क्या देश से माफी मांगेगी? लेकिन ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा। जिस तरीके से उनके पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे रेणुका चौधरी जिस तरीके से ढहार रही थी, तो लग तो नहीं रहा कि उनको कुछ भी इसमें गलत लगा है, और वो इस बात पे कायम है। ये तो क्लियर हो चुका है कि उनके हिसाब से आज भी हिंदू टेररिस्ट है। और ये आज उनकी एक प्रवक्ता है जिसने पहले भी हमारे देश के कैप्टन के ऊपर क्रिकेट के क्या नाम है उनका, शमा मोहम्मद, हिंदू टेरर को लेकर ट्वीट किया है। अब क्या ये बताएंगे कि ये साजिश किसके स्क्रिप्ट से लिखी गई और क्या ये स्वीकार करेंगे कि भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़कर इन्होंने पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा। एक और बात, ये कह रहे टिकट दी। भाई साहब, आपने सज्जन कुमार को टिकट दी, आपने कमलनाथ को टिकट दी, आपने जेडी टाइटलर को टिकट दी, आपने किस हक से दी? सिखों का नरसंहार किया, भूल गए आप लोग? पहले सिखों के खिलाफ करी, आज हिंदुओं को टेररिस्ट कहते और अब बोलते हैं हमने टिकट दी। आप लोगों की तो प्रूफ है जिन्होंने खत्म कर दिए लोग। किसको टिकट दी, किसको नहीं दी, ये आज छोड़, एक मिनट, ये छोड़ देना है मुझे मैं आज इसमें नहीं जाऊंगा। ठीक है, संजीव कौशिक ने कहा, आपने रिबटल दिया, ठीक है। किसको टिकट दी, किसको टिकट नहीं दी, कतई मुद्दा नहीं है, क्योंकि 7 लोग जो थे उनमें एक थी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इसके अलावा भी बाकी थे। और उन लोगों को कैसे टॉर्चर किया वो सब ऑन रिकॉर्ड है, बहुत सारी चीज़ें, मैं उसमें भी नहीं आज जाता। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी क्यों गढ़ी गई, इसको समझना जरूरी है। आज मैं फैक्ट परफेक्ट में इसके ऊपर आऊंगा कि क्यों गढ़ी गई, इसके पीछे क्या है, क्या पूरी साजिश है, मैं आपको पूरा खुलासा करके बताऊंगा और उसका पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जरा किशोर तिवारी जी से भी आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं पीके जैन जी आपके पास आता हूं, क्योंकि संजीव कौशिक जी ने जांच एजेंसियों पर कहा कि जांच एजेंसियों ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए ये लोग शायद बरी हो गए। क्या आपको भी ऐसा लगता है जांच एजेंसियों ने इसमें कोताही बरती? अशोक जी नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। देखिए, इसमें बड़ी स्पष्ट सी बात यह है कि जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं, लेकिन ये जो नैरेटिव घड़ा गया है 2008 से ही घड़ा गया। हालांकि शुरुआत इसकी थोड़ा पहले, विचारधारा पहले से बन गई थी, लेकिन ये नैरेटिव घड़ा गया 2008 से। अब 2008 की ये वाली घटना ले लीजिए। इस घटना के बाद 2006 का केस रीओपन किया गया, उसमें जो एक्चुअल आरोपी थे उनको छोड़ दिया गया, डिस्चार्ज करके ये केस में जो आरोपी थे उन्हीं को 2006 के केस में आरोपी बना दिया गया। उसके बाद में बार बार ये थ्योरी सामने लाई गई कि समथिंग कॉल्ड हिंदू टेररिज्म या भगवा आतंकवाद है। उसके बाद में 2026-11 का केस हुआ। 26-11 के केस में भी बिल्कुल विचारधारा उसी तरह से थी, हिंदू बन के आए, हिंदू आइडेंटिटी कार्ड, मौली बांध के आए,
ये सारी चीजें हुई। उसके बाद में जो आपका समझौता ब्लास्ट का केस हुआ, उसमें भी हिंदू आरोपी बनाए गए। तो एक जो थ्योरी थी वो उसी टाइम के आसपास घड़ी गई, और मुझे लगता है कि उस समय की जो जांच एजेंसीज थी, अगर उन्होंने काम ढंग से नहीं किया तो सुपरविजन तो उनका यही सरकार कर रही थी ना इवेंचुअली, अगर किसी ने गलत काम किया भी। लेकिन मुझे लगता है कि 2008 के बारे में मैं इतना ज्यादा वक्तव्य नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 2006 के बारे में तो 1000% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां की लोकल पुलिस, मैं उस समय आईजी नासिक था, एटीएस, सीबीआई, एनआईए, जो भी एजेंसीज उसके अंदर आई उस समय पे, उन सभी का एक ही निष्कर्ष निकला था कि जो आरोपी शुरू में पकड़े गए थे, बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद वही आरोपी थे, उनके खिलाफ ही चार्जशीट भेजी गई। और बाद में 2008 में जो ये सारा किस्सा उल्टा गया, पलटा गया, इससे तो मुझे लगता है कि 2008 की जांच शुरू से ही खराब थी। और अगर जांच में कोई कमी रही भी तो वो उस समय की सरकार का काम है। अगर आज ये बीजेपी की तरफ, मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आज ये बीजेपी की तरफ इशारा करते हैं या आरएसएस की तरफ इशारा करते हैं, उस समय का जो सुपरविजन हुआ, सारा केस इन्वेस्टिगेट हुआ, वो तो सारा 2014 तक या 2012 तक, जब तक वो चार्जशीट नहीं हुई, वो इसी सरकार के पास में था। लेकिन मैं पॉलिटिकल भाषण नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ टेक्निकलिटीज में जाना चाहता हूं। देखिए, आरडीएक्स लाने का जो मुद्दा है, तो उस समय यह कहा गया कि जो अहमदनगर में जो ब्लास्ट होते हैं, जो वहां जो कैनन फायरिंग, जो टैंक फायर करते हैं या जो बड़ी गन्स फायर करती हैं, उनके जो परकशन कैप रहती है, उसमें थोड़ा सा आरडीएक्स की मात्रा रहती है, कि उस मात्रा को इकट्ठा कर करके आधा किलो आरडीएक्स इकट्ठा किया गया। मैं आपको यह बताऊं कि अगर वो आधा किलो या 1 पाव आरडीएक्स इकट्ठा करना है तो उसके लिए हजारों सेल लाने पड़ेंगे, उनका उसमें से आरडीएक्स निकालना पड़ेगा। किसी के पास भी ये वेर विदल है। तो ये सारा बिल्कुल मुझे लगता है कि जो जांच हुई उसका कहीं शुरुआत से ही उसकी जो शुरुआत हुई वो ठीक नहीं हुई, और उसके बाद में जो उसमें थ्योरी जो प्रोपेगेट की गई वो भी सही नहीं थी। या बाद में 2006 का जो मामला पलटा गया वो तो बिल्कुल ही गलत था, उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, मैं दर्शकों को एक बार दर्शकों को सिर्फ बता दूं, जो 2006, क्योंकि मालेगांव में 2 बम ब्लास्ट हुए थे, एक 2006, 2008। 2008 के मामले में कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन 2006 का मामला जो खुद जो है पीके जैन जी जो है उस समय आईजी नासिक थे, उन्होंने सब मामले को देखा था। उसमें जो लोग पकड़े गए थे, और मैं गलत नहीं हूं तो सर, उस समय जो लोग पकड़े गए थे वो सिमी के आतंकवादी थे, जिन्होंने 2006 में मालेगांव बम धमाका किया था। उनकी नार्को टेस्ट हुआ था, उनकी पॉलीग्राफी हुई थी, और यह साबित हो गया था कि बम उन्होंने ही करा। लेकिन सिमी के उन आतंकवादियों को बचाने के लिए 2008 में एक और धमाका होता है, और उस धमाके का जिम्मा जो है इन पर डाला जाता है, कर्नल पुरोहित, हिंदू संगठनों पर। और न सिर्फ 2008 बल्कि 2006 की फाइल भी खोल दी जाती है, जिसे सिमी के आतंकवादियों ने किया था, और वो भी 2008 के इन लोगों के साथ जोड़ दिया जाता है। नहीं, वहां सिमी वाले तो निर्दोष थे बेचारे, ये तो इन्हीं लोग हैं, यही लोग हैं जो उस समय 2006 में भी कर रहे थे। तो इस तरह से पूरा कुचक्र समझिए कि ये पूरा कुचक्र कैसे रचा जा रहा था। किशोर तिवारी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद फैक्ट परफेक्ट मैं बताऊंगा, इस थ्योरी को समझना जरूरी है, और उसके बाद उस थ्योरी पर शिवसेना यूबीटी के नेता किशोर तिवारी क्या समझते हैं, शिवसेना यूबीटी की क्या सोच है, उसको भी देश को जानना जरूरी है इस ब्रेक के बाद। जब भूख सताए एमडीएच याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रांग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, एमडीएच सोयाबीन का चोखा। एमडीएच सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। एमडीएच सोयाबीन असली प्रोटीन। एमडीएच जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं। हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। 10 लाख की लॉटरी मुझे। वाओ! फर्जी ऑफर से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आप देख रहे हैं, एक बार फिर से कह रहा हूं, गर्व से कहो, हिंदू आतंकवादी नहीं होता। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सच सामने आया। कांग्रेस ने भगवा को आतंकवादी बनाया। जी हां, कांग्रेस ने जो भगवा को आतंकवादी बनाया था, जो सैफरन टेरर की जो थ्योरी दी थी, हिंदुओं को आतंकवादी बनाने की कोशिश की थी, दिखाने की कोशिश की थी, उसका सच सामने आ गया। मालेगांव के मामले में कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब इस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी, क्या कर होगा, ये सब चीज़ें भविष्य की बात है। लेकिन हिंदू आतंकवाद की थ्योरी जो है वो क्यों गढ़ी गई और उस आतंकवाद की थ्योरी के पीछे कौन लोग थे, इसको जानना समझना देश के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और इस देश के 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी को फैक्ट परफेक्ट में समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि आतंकवाद की थ्योरी कहाँ से आई, कैसे गढ़ी गई, क्या कुछ इसके फैक्ट्स है। इस बात को, इस तथ्य को समझिए। यह साफ है कि कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की थ्योरी कांग्रेस ने गढ़ी, ये सच है। कांग्रेस ऐसा करके अपने मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण कर रही थी। एक मकसद ये था। दूसरा मकसद, कांग्रेस की रणनीति हिंदुओं को शर्मिंदा करना था और हिंदुओं को बांटना था, भगवा आतंकवाद की थ्योरी देकर। कांग्रेस का मकसद भाजपा और संघ के बड़े नेताओं को इस भगवा आतंकवाद के खेल में फंसाना भी था। उस समय देश में दरअसल बार बार आतंकी हमले हो रहे थे। 2006 के बाद से याद कीजिए, देश में कैसे बम फटते थे हर जगह। इन हमलों से ध्यान बटाने और अपनी सरकार की नाकामी को छुपाने के मकसद से भी ये भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई। मालेगांव के बाद नवंबर 2008 में, नवंबर 2008 याद रखिए, मालेगांव के बाद नवंबर 2008 में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया गया, नवंबर 2008। और ये वही नवंबर 2008 है जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ और कसाब छलावा करके कलावा बांध कर आया था हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान से। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद कांग्रेस के इशारे पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी गई, कांग्रेस के इशारे पर। और हुआ क्या? मुंबई आतंकी हमले के बाद कांग्रेस के इशारे पर एक झूठी किताब तैयार की गई, जिसका जो पर्चा है वो कांग्रेस के नेताओं ने जिसका खोला था। किताब में मुंबई आतंकी हमले के लिए RSS को दोषी ठहराया गया। सोचिए, 2008 का आतंकी हमला, ये हिंदू आतंकवाद की थ्योरी थी। इसके बाद तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने सैफरन टेरर शब्द का इस्तेमाल किया, कहा कि सैफरन टेरर होता है। दिग्विजय सिंह और सुशील शिंदे ने भी बार बार सैफरन टेरर, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया। और 2009 में राहुल गांधी ने हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदू टेरर शब्द का इस्तेमाल किया। अमेरिकी राजदूत से राहुल ने कहा हिंदू आतंकवाद LET जैसे, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से भी ज्यादा खतरनाक है। तो आप समझिए कि दरअसल कहां से कौन इस थ्योरी को बढ़ा रहा था। हाल ही में शिंदे ने स्वीकार किया कि हिंदू आतंकवाद उन्होंने दरअसल अपनी पार्टी यानी कांग्रेस के कहने पर किया था। शिंदे ने हाल ही में इस बात को स्वीकार किया। और कांग्रेस यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी। और यह भी मत भूलिए कि हाल में जब विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी ने अपने पहले संसद के भाषण में हिंदुओं को हिंसक कहा था।
तो ये पूरा का पूरा फैक्ट परफेक्ट आपके सामने है, पूरे फैक्ट और पूरी क्रोनोलॉजी आपके सामने है। अब सोचिए 2008 से जो थ्योरी गढ़ी गई, किसने गढ़ी, किस मकसद से गढ़ी और किस तरह से उस मकसद को आगे बढ़ाया, और आज भी उस थ्योरी को राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, और दूसरी तरफ रेणुका चौधरी, पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता कहते हैं सनातनी आतंकवादी बोलो, हिंदू भी आतंकवादी होता है। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। किशोर तिवारी जी, क्या कहेंगे, आपका पहला रिएक्शन आज क्या है? एक बात मैं बोलूं जी, कि मालेगांव के एनआईए ट्रायल कोर्ट में बंबई के एक ऐतिहासिक ही निर्णय दिया कि कर्नल पुरोहित हो, साध्वी प्रज्ञा हो या हमारे रमेश उपाध्याय हो, इनको निर्दोष छोड़ा। और हम शिवसेना बोलकर कभी भी हिंदू आतंकवाद इस शब्द से बहुत खिलाफ थे, और हम इसको एक कलंक समझते थे, क्योंकि हिंदू समाज एक सनातनी धर्म में है और वो अहिंसा का पुजारी है, सहिष्णु है। अगर वो सहिष्णु नहीं होता तो ना अंग्रेज यहाँ राज करते, ना मुगल राज करते। अब मैं बता रहा हूं तुमको कि तुमने एक नारा दिया अशोक श्रीवास्तव, बहुत अच्छा नारा दिया कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता। मुझे पसंद आया, मुझे पसंद आया। इस देश में करीबन 100 करोड़ हिंदू रहते हैं और आतंकवादी नहीं है, लेकिन यहां 40 करोड़ के आसपास अभी मुस्लिम भी रहते हैं, तो हर मुस्लिम भी आतंकवादी नहीं होता। उसमें कई सरफिरे लोग हैं और एक बड़ा मुद्दा आ गया है। सर तो मैंने कहा ही नहीं, किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। मुझे अरे भाई मैंने कहा, नहीं, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी पर चर्चा करते करते आप मुस्लिम आतंकवाद की बात करने लगे और मुसलमानों की बात करने लगे। मैंने तो कहा ही नहीं कि मुसलमान हर मुसलमान आतंकी होता है, और कहना भी नहीं चाहिए, गलत बात है। हाँ चलो, मैं अभी पूरी आगे बात करता हूं। इसके पहले एक हाईकोर्ट का निर्णय आया, वो भी बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय आया। उसने ट्रायल कोर्ट का पूरा निर्णय बदल दिया। 19 साल लग गए, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने फांसी पे चढ़ाया था, सजाए मौत दी थी, उम्र कैद दी थी, सारे लोगों को बरी कर दिया। उसके बाद अब निर्णय आया, तो मैं पीके जैन साहब को बोलूंगा कि इसमें दो तो एस्पेक्ट है। एक तो एजेंसी या मैनेज हो रही है या कोर्ट दबाव में आ रहे, मुझे ऐसा लगता है। और इस पे पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आ रहा हूं सर। मैं बताता हूं, उसके 19 साल वो लोगों को जिनको छोड़ा, उनके 19 साल कौन लाएगा? और दूसरा, इनके 17 साल जो जिल्लत से जिए, उनको कौन लौटाएगा? और मुझे बताइए, स्कूटर किसने लाई थी? स्कूटर थी किसकी? आरडी एक्ट फूटा था, 6 लोग मर गए थे, 100 लोग घायल हो गए थे। ये सब सवाल है। किशोर तिवारी, लग रहा है आप खुश नहीं है आज के फैसले से। आप लग रहा है। अच्छा, मेरी बात, मेरा एक सवाल का अभी आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए राधिका जी और पीके जैन जी कह रहे, लेकिन आपने लेकिन आपको चिंता स्कूटर किसका था? साध्वी प्रज्ञा का तो नहीं था, ये तो तय हो गया ना, ये तो तय हो गया। साध्वी प्रज्ञा का नहीं था वो, ये तो तय हो गया ना। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूं सर, ये जो दाएं बाएं चल रहे थे, मैं समझ रहा हूं आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जानता हूं आप इस देश के जो आतंकवादी हैं उनको नहीं बचा रहे, लेकिन जिसने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी, आप उसको बचाने के लिए ये जो लेफ्ट राइट जो इधर से बच के उधर से बच के जो खेल, सर आपका खेल मैं समझ रहा हूं, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं। नहीं सर, मैं आपसे नहीं, मेरा सीधा सवाल आपसे है। छोड़ दीजिए ना, एक मिनट छोड़ दीजिए, जांच एजेंसियां छोड़ दीजिए कि मुंबई आतंकी हमले के लिए क्या फैसला है, इसके लिए फैसला क्या आया। मैं कह रहा हूं आज ये शीशे की तरह साफ है कि जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी उस नेता ने गढ़ी जो आज भी संसद में खड़े होकर कहता है हिंदू आतंकवादी होते हैं, और आज भी जिसके नेता पृथ्वीराज चौहान
कहते हैं कि हिंदू नहीं सनातनी आतंकवाद बोलो। सुनिए सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आ रहा हूं आपके पास। आज भी पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि सनातनी आतंकवादी बोलो, हिंदू आतंकवादी भी नहीं। और आज भी रेणुका चौधरी कह रही हैं कि हिंदू में भी आतंकवादी होता है। उसका जवाब दीजिए सर, उसका कोई जवाब है आपके पास? मैं देखो अशोक जी मैं मेरी बात पूरी कर लेता हूं सर। इधर उधर नहीं सर, सुनिए 1 घंटे के प्रोग्राम में आप इधर उधर जाएंगे तो मेरे पास समय की कमी पड़ जाएगी। अरे भाई मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। आपको मैंने रोका नहीं, आपने इधर उधर जाके सोनिया गांधी राहुल गांधी को बचाया, जो आजकल आपका काम है, करिए, लेकिन मुझे आज सवाल का जवाब चाहिए, बोलिए। नहीं, हिंदू आतंकवाद की कोई भी बात करता है, सनातनी को आतंकी कहता है, उसकी मैं निंदा करता हूं। सिर्फ निंदा? और हमारी पार्टी हाँ? कांग्रेस के, अगर ये मुद्दा है हिंदू हिंसा की बात और हिंदू आतंकी की बात, तो हम उनसे ज्यादा दिन तक उनके साथ नहीं रहेंगे। मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन मैं एक महत्व की बात नहीं सर, एक बात मैं दर्शकों को बता दूं सर। एक मिनट दर्शकों, सर आपको मैंने इतना समय दिया, बाकी मेहमान, लेकिन मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा। मेरे प्रोग्राम में 1 मिनट, मेरे प्रोग्राम में किशोर तिवारी जी 101वीं बार बोल रहे हैं कि अगर अगली बार गाली दी वीर सावरकर को, अगर अगली बार हिंदुओं को यह कहा, अगर अगली बार यह करा, तो मैं उद्धव जी से बात करूंगा। ये 101वीं बार बोल रहे हैं आज, और मुझे लगता है आगे 201वीं बार तक होगा। तो इसलिए आपके आपके इस बयान को कम से कम मैं गंभीरता से नहीं लेता हूं आज, कम से कम मेरे दर्शक भी नहीं लेंगे। लेकिन 1 मिनट मैं आपको दूंगा ना सर, दूंगा मौका। 1 मिनट आपने सर दूंगा मौका, दूंगा सर। 1 मिनट रुकिए, पीके जैन जी हाथ उठा रहे हैं, राधिका खेड़ा जी, 1 मिनट दूंगा सर। सवाल करना है। हाँ बोलिए, चलिए सवाल कीजिए जल्दी से, 30 सेकंड के अंदर सवाल कीजिए, बोलिए। हाँ, मैं सवाल कर रहा हूं पीके जैन जी, बीजेपी बोलकर कोई भी इस निर्णय का स्वागत करे, उसको मैं वेलकम करता हूं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर कहे कि इस डिसीजन को हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन के लिए चैलेंज नहीं करेंगे और इस डिसीजन का स्वागत करेंगे, तो क्या ये राज धर्म का पालन कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, वंडरफुल, मैं बात कर रहा हूं। वंडरफुल। जैन साहब आप जवाब दीजिए, आज मुखौटा उतर गया तिवारी जी का, जवाब दीजिए सर। अशोक जी, ऐसा है कि तिवारी जी जानबूझ के हर डिबेट में मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मैं एक ही 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो देखिए, ऐसा है कि ये जो रेलवे बॉम्ब ब्लास्ट का केस था, उसमें जो एक्विटल हाईकोर्ट ने दिया, मैंने उसके ऊपर टिप्पणी की है और एडवर्स टिप्पणी की है। मेरा ये बोलना है कि दोनों केस को कंपेयर नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ पे एक ट्रायल कोर्ट है, स्पेशल NIA कोर्ट है। उस कोर्ट ने पूरे एविडेंस को प्रॉपर्ली एग्जामिन करने के बाद रेलवे बॉम्ब ब्लास्ट केस में कन्विक्शन दिया था। वो कन्विक्शन को हाई कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर या जो भी उनको उचित लगा उस ग्राउंड के ऊपर उन्होंने रिवर्स किया। और मुझे लगता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो अपील होने वाली थी राज्य सरकार की तरफ से, उसकी भी वेट ना करते हुए सारे आरोपियों को छोड़ने का आदेश दे दिया। 12 में से 8 आरोपी अगले दिन जेल से रिहा हो गए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे किया है केस के ऊपर, उन्होंने ये कहा कि हम रीअरेस्ट का ऑर्डर नहीं देंगे, लेकिन इस केस को आगे कभी साइट नहीं किया जाएगा, जो भी उन्होंने कहा। और ये केस में ट्रायल कोर्ट ने सारे एविडेंस एग्जामिन करने के बाद में बोला कि इसमें कोई एविडेंस नहीं है, कोई कनेक्टिंग फैक्टर नहीं है, जो आपकी पूरी एविडेंस है वो फ्रॉड है, और उन्होंने एक्विटल दिया है। तो दोनों केस में जमीन आसमान का फर्क है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए हिंदू आतंकवाद की थ्योरी जिन्होंने प्रोपेगेट करी, आपको अच्छे से उनके नाम मालूम है। आज उनमें से एक दिग्विजय सिंह का मैं भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने बोला मैंने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं, मैंने तो कभी धर्म का नाम लिया ही नहीं। जो व्यक्ति किताबें उस टाइम पे पब्लिश कर रहा था, इनॉग्रेट कर रहा था, वो व्यक्ति आज बोलता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हर चीज की एक हिस्ट्री रहती है। हिंदू आतंकवाद अगर था, अगर 2008 में भी शुरू हुआ कांग्रेस की तरफ से, अगर जो कहा जाता है, तो उसके बाद में भी उसकी कुछ एक्टिविटीज 2014 तक चलनी चाहिए थी। ये सारा केस जो था उसी समय 2008 में और 9 में निपट गया। जो आपका जो समझौता ब्लास्ट का केस था वो एक्विट हो गए, जो 2021 केस के रुकिए सर, मेरा ये बोलना है कि उसका आगे एक इंसिडेंट को छोड़ के आगे पीछे कुछ भी नहीं है।
आगे पीछे कुछ तो हो उस केस का। आप एक दूसरी कम्युनिटी के तरफ से अगर आप देखते हैं आतंकवाद चलता है तो सीरीज से चला आ रहा है, और हर साल हर महीने में हर 30-40 दिन में ब्लास्ट होता था। बिल्कुल, कहां गए वो सारे ब्लास्ट? बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट है। हाँ, बहुत वैलिड पॉइंट जैन साहब ने उठाया। इस बात को समझिए और दोनों केसों का अंतर समझिए। वहां पर जो है निचले अदालत में साबित हुआ तो वहां कोई फंसा नहीं रहा था, वहां कोई केस बना नहीं रहा था, जबकि यहां पर केस बनाया गया, उस बात के सबूत मिल चुके हैं। राधिका खेड़ा जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं किशोर जी और संजीव जी के पास आऊंगा। राधिका जी। अशोक जी, आज हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे की आत्मा को बहुत दुख पहुंच रहा होगा उनके प्रवक्ता को सुनकर, उनके बेटे को देखकर, कि आज वो एक ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन में है जो हिंदुओं को, मतलब आप सोच सकते हैं कि जब बाला साहेब ठाकरे जी जिनके नाम के साथ हिंदू सम्राट कहा लगाया जाता था, वो कभी ऐसा साथ देते किसी ऐसी पार्टी का जो लगातार हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद बोले। और आपने जिस किताब का जिक्र किया, बहुत अच्छा किया आपने उस किताब का जिक्र किया, मैं उस पर आने भी वाली थी। आपके व्यूअर्स को यह भी पता होना चाहिए कि जब दिग्विजय सिंह ने इस किताब को लॉन्च किया, उसके बाद पाकिस्तान ने इसको यूएन में सबूत के तौर इस्तेमाल किया और ये कहा कि भगवा टेररिज्म है, हिंदू टेररिज्म है। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हम पिटीशन इसके लिए क्यों नहीं डालते, आपको याद होगा अजमेर दरगाह ब्लास्ट में आरोपी ने खुलेआम कहा था कि मुझे कहा गया कि आरएसएस को फंसाओ और तुम चुप क्यों हो। और साथ ही साथ हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये साफ तौर से कहा गया था कि आदित्यनाथ जी को फंसाया जाए। एटीएस एक प्रेशर डाल रहा है, जो लोगों को अरेस्ट किया गया था उनमें लगातार टॉर्चर करके प्रेशर किया गया था कि बड़े नेताओं को लाया जाए, आदित्यनाथ जी का नाम लिया जाए, पर वो कोई भी नहीं सकम किया क्योंकि सच नहीं था और वो अपने धर्म की भी रक्षा कर रहे थे और सत्यवाद लोगों की भी रक्षा कर रहे थे लगातार। और आज हमने देखा, मैं आपकी टीम से कहूंगी कि वो क्लिप दिखाएं कि जब राहुल गांधी से पूरी मीडिया ने पूछा कि सर ब्लास्ट के बाद क्या मालेगांव ब्लास्ट को लेकर नतीजे आए, कोर्ट का नतीजा आ चुका है, सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तो राहुल गांधी इधर उधर बगिया झांकने लगे। प्रियंका वाड्रा उनके सर गले में हाथ लेकर उनको साइड ले गई, कान में खुसफुसाई और कहा कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना, तुमने हिंदुओं का साथ नहीं देना है। क्योंकि जब हिंदू की बारी आती है तो आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं सर। लेकिन अगर किसी क्रिश्चियन की बारी आती है 2 दिन पहले, तो क्रिश्चियंस के लिए ये ट्वीट करने लग जाती है, यहाँ पे हिंदुओं को टेररिस्ट बताने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही किसी और धर्म की बात, हिंदुओं को बोलना, अपना स्टैंड लेने की बात आती है, तो कहेंगे जी वो तो हिंदुस्तानी है और यहाँ पे उनको टेररिस्ट बना देंगे। आप लोगों को हिंदुस्तानियों से इतनी नफरत क्यों है? और ये लोग शिवसेना अपने आप को ठाकरे साहब के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग कैसे उस पार्टी के साथ चले गए? कह रहे बाद में कहा, ये तो लगातार कहते आ रहे हैं भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी है, किताबें लॉन्च कर रहे हैं। आपने सोच समझ के जान के ये काम किया। मैं जिस राधिका जी जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं 26/11 आरएसएस की साजिश, उस किताब का मैंने अध्ययन किया था और मैंने 2 टूक में इस बात को रखा भी था। उसके कुछ पेजों का मैंने हवाला देकर बताया था कि बाकायदा उसमें यह भी था कि उसमें कहीं ना कहीं गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उसमें फंसाना। पूरी किताब का मैंने उसका अध्ययन करने के बाद यह बात रखी थी। और मैं ये भी बता दूं अपने दर्शकों से, मैं आप फिर बार बार बताना मुझे जरूरी है, इस किताब के जो लेखक थे उनसे मैंने पर्सनली पूछा था एक बार, कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, तो उन्होंने कहा मुझे जो सरकार की तरफ से जो तथ्य दिए गए उन तथ्यों के आधार पर मैंने ये किताब लिखी थी। सरकार की तरफ से सोचिए, उस समय सरकार कौन थी? कांग्रेस यूपीए की। तो कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने कुछ उनको फर्जी तथ्य दिए, तो इसीलिए ये तो 26/11 आतंकवादी हमले को भी आरएसएस और शायद साध्वी प्रज्ञा और इनके नाम कर देते। वो तो भला तुकाराम ओंबले जी का सैल्यूट करना चाहिए उनको, उन्होंने उसने कसाब को जिंदा पकड़ लिया, वरना वो भी कलावा बांध कर आए थे और वो भी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी में गड़ा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आ रहा हूं किशोर जी, संजीव जी, बिल्कुल किशोर जी और संजीव जी के पास आऊंगा इस ब्रेक के बाद। मम्मी भूख लगी, ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान।
स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मैं तनु क्या सी कि अब हमें सेकंड इनकम बिल्ड कर लेनी चाहिए और तुमने वापस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए। ये फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स है। मतलब? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स मतलब चुने हुए इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट विच इन्वेस्टमेंट मतलब रेगुलर इनकम विच वी कैन विड्रॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आप देख रहे हैं सच सामने आया। कांग्रेस ने भगवा को आतंकवादी बनाया, यह बात सच हो गई। आज मालेगांव का जो मामला है उसमें साफ हो गया कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी जो 2008 के बाद से कांग्रेस ने यूपीए सरकार ने गढ़ने की कोशिश की थी वो बिल्कुल पूरी तरह से औंधे मुंह गिरी है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। ये थ्योरी किसने गढ़ी, क्यों गढ़ी, ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी। लेकिन इस पर जो है चर्चा आगे बढ़ाऊँ। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राधिका खेड़ा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी से, पीके जैन जी पूर्व DGP हैं महाराष्ट्र के, स्टूडियो में मेरे साथ संजीव कौशिक जुड़े हुए हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक किशोर तिवारी जी हैं। मैं आ रहा हूं किशोर तिवारी जी और संजीव जी, आपसे माफी मांगता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की कांग्रेस ने जो कोशिश की उसके बचाव में जिस तरह से किशोर जी बचा रहे हैं उसमें कांग्रेस के किसी समर्थक या कांग्रेस के किसी प्रवक्ता की जरूरत नहीं है। शिवसेना UBT के नेता किशोर तिवारी जी उसको बड़े अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं और साथ साथ जो है हिंदू हृदय सम्राट जी की पार्टी जो है आज भगवा आतंकवाद के बचाव में कैसे उतरी हुई है वो भी चर्चा। मैं आप बोलिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आपको एक खबर, सिर्फ मैंने जिसका जिक्र किया पहले भी, आपको सिर्फ एक खबर फिर बता दूं। ये शिंदे जी ने तो माफी मांग ली। शिंदे जी ने कहा कि मुझे तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था। ये अभी हाल का बयान है। शिंदे जी ने कहा मैं भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी ने कहा। कांग्रेस पार्टी कौन है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी हैं। क्या अब भी आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निर्दोष मानेंगे भगवा आतंकवाद की थ्योरी करने के लिए? देखिए राधिका जी ने एक सर मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे ना आप? मुश्किल सवाल है। दूंगा, अरे अशोक जी दूंगा। कांग्रेस ने हमने पॉलिटिकल एडजस्टमेंट किए, हमने हिंदुत्व छोड़ा नहीं है। सर भगवा आतंकवाद पर भी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, भगवा आतंकवाद पर भी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट। देखो तुम पीके जैन के वक्त तो 3 मिनट क्यों बैठे? नहीं मैं मेरे तो इसमें 30 सेकंड तो बैठो। सर मैं बैठूंगा, मैं बात कर रहा हूं। मैं बैठूंगा, मैं बिल्कुल बैठूंगा। 30 सेकंड नहीं, मैं 1 मिनट। लेकिन आप जो आज पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब मुझे हैरानी है कि शिवसेना UBT हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी आज भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वालों के साथ भी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट करना चाहती है। आपकी इच्छा है सर, मुबारक हो आपको, बोलिए। हाँ, और राधिका खेड़ा 2008 में और उसके बाद
14, 15, 16, 17 तक जो लोग कांग्रेस के अंदर रहकर, हाँ आप भी थी बोलना, लेकिन कांग्रेस में रहकर भगवा आतंकवाद की बातें करते थे, वो 90% लोग अभी बीजेपी के साथ सरकार में हैं। तो आप क्या बोल रहे हो? हाँ उस वक्त के मुख्यमंत्री, हाँ मैं आ रहा हूँ राधिका जी, आपको रिबटल का मौका दूंगा। बोलिए बोलिए। हाँ थोड़ा उनको संभाल लो, नए नए आए। हाँ तो इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं प्रज्ञा ठाकुर लो, कर्नल पुरोहित लो, मेजर रमेश चंद्र उपाध्याय लो, इन लोग नाइंसाफ है, ये तो आज क्लियर हो गया, निर्दोष है ये भी क्लियर हो गया। लेकिन इन पे यह आरोप किसने मंडे? किस साजिश के तहत इन्हें फंसाया गया? क्योंकि उस वक्त एसआईटी के चीफ तो हेमंत करकरे साहब थे और ये सब कुछ किया गया तो ये पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू किया गया है। तो अशोक जी, उन लोगों को भी कटघरे में खड़े रखने के लिए मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कहता हूं कि आप इस डिसीजन को चैलेंज कर उन लोगों को सजा दो जिसने प्रज्ञा ठाकुर को, हेमंत अपना कर्नल पुरोहित को और मेजर रमेश चंद्र उपाध्याय को बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया। सर वो चैलेंज करके नहीं होता सर, आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। इस डिसीजन को चैलेंज करके साजिश का पता लगना चाहिए देश को, लेकिन इस डिसीजन को चैलेंज करके नहीं होता वो। आप, हाँ मैं आ रहा हूं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि साजिश तो सबको दिख रही है, आपको नहीं दिख रही, वो आपकी इच्छा है। राधिका जी रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर संजीव कौशिक के पास जाता हूं। आप राधिका खेड़ा बोल रहे थे तो राधिका खेड़ा आपको जवाब दे देती है कि राधिका खेड़ा को जब भेजा जाता था ना डिबेट पे तिवारी साहब कि जाओ हिंदुओं के खिलाफ बोलो, मुसलमानों के फेवर में बोलो, तो यही राधिका खेड़ा उस डिबेट पे जाने से मना कर देती थी। इसलिए बोला जाता था तुम बहुत हिंदू करती हो, इसीलिए राधिका खेड़ा ने पार्टी छोड़ी कि जब चरम पे बात हो गई। और ये छोड़िए, मैं तो आपको इतनी भी बात बताती हूँ, आप मुझसे उम्र में बड़े हुए, 10 साल के बाद मैं बीच में नहीं बोलूंगी। अब सुनिए, अब सुन लीजिए उनका जवाब, सुन लीजिए, फिर मुझे आगे भी बढ़ना है, मुझे आगे भी बढ़ना है। सुनिए 1 मिनट, हाँ बोलिए जल्दी से। अरे बंद करिए इनकी आवाज बंद कीजिए 1 मिनट, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। एग्जाम्पल बताती हूँ, मैं प्रभारी थी मीडिया की जब इनकी जो ये यात्रा चली थी, भारत बचाओ यात्रा, जब छत्तीसगढ़ से जारी थी, तो मैं एक ऑरेंज कलर का बैग टांग के चलती थी, जैसे स्कूल का बैग होता है, क्योंकि लंबा चलना होता था। तो मैं नाम नहीं लूंगी, एक महासचिव और जो आजकल मीडिया को बड़ी इधर उधर की गॉसिप डलवाते हैं, उन्होंने इतना तक कह दिया था, बड़े ऑरेंज बैग लेकर चल रही हो, लगता है भाजपा से बात कर रही हो। मतलब एक इंसान अगर भगवा रंग का, ऑरेंज रंग का कोई बैग भी ले लेता था तो इन लोगों को तकलीफ हो जाती थी। सोचिए नफरत कितनी है। और साफ तौर पे कहा जाता था ना राम मंदिर के लिए बोलेंगे, ना हिंदुओं के फेवर में बोलेंगे, आपने जाके बस माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है। मैं एक छोटी सी बात करो, फिर संजीव जी आ रहा हूं मैं आपके पास। देखिए सबसे बड़ी बात है किशोर जी, राधिका जी के पॉलिटिकल डिसीजन की आड़ में सोनिया जी और राहुल जी का बचाव मत कीजिए। आप कहिए, खुलकर कहिए ना कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, भगवा आतंकवाद में फंसाया तो फंसाया, हमें क्या, हम तो अभी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट कर रहे हैं। बोलिए संजीव जी, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट। अशोक जी, मैं आपसे नहीं, मैं राधिका, मैं कोई पर्सनल वो नहीं, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, मैं आ रहा हूं। कोई पर्सनल राधिका जी, किशोर, मैं तो आपसे जानना चाहूंगा सीधा कि भाई ये आतंकवादी थ्योरी तो कांग्रेस ने रची, क्या उसके बाद भी कांग्रेस क्यों शर्मिंदा नहीं है? जवाब तो मिलना चाहिए छोटे से ब्रेक के बाद। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, जल्दी से संजीव कौशिक, क्या कांग्रेस को इस पर शर्मिंदा या माफी नहीं मांगनी चाहिए? अशोक जी, मेरी बहन तो साल, महीना, दिन, घंटा तक बताई। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 17 सालों के इस इन्वेस्टिगेशन और सुनवाई का नतीजा यही निकला कि कोई बम प्लांट नहीं हुआ था वहाँ पे, कोई गाड़ी नहीं गई थी, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई थी। तो फिर 6 लोगों की मृत्यु कैसे हो गई थी? गए चित्त धाम गिर गए और मृत्यु हो गई। कमाल की बात है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि रोहिणी साल्यान के बारे में तो आपने भी सुना होगा, उनके इंटरव्यू के बारे में आपने भी सुना होगा। क्या कहा था उन्होंने क्या कहा था बताइए? उन्होंने क्या कहा था कि किस तरह से दबाव डाला जा रहा है कि इतना फास्ट चलने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा था। उनकी ये बात याद रही। और दूसरी बात, तमाम लोगों के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन एक बार भी नाम नहीं ले रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसने इस भगवा आतंकवाद शब्द का निर्माण किया था। वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बैठा हुआ मंत्री बना हुआ है। कमाल की बात कर रहे हैं। तो जब तक वो थे तब तक ठीक था, लेकिन एक बार भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट में गए। कैसे झूठ है? ये झूठ है। कैसे झूठ है? आप कह रहे हो की बात कर रहे हैं जिसने पहले भाई ये शिंदे जी ने क्यों नहीं कहा? ये बात शिंदे जी ने क्यों नहीं कही? मैं कहता हूं, ये बात शिंदे जी ने क्यों नहीं कही? शिंदे जी क्यों कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में चले गए, शिंदे जी क्यों कह रहे हैं मुझे पार्टी ने बोला था भगवान आज राजनीति चली गई, भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोल रहे हैं। शिंदे जी नहीं करती थी। अगर शिंदे जी झूठ बोल रहे हैं तो आज उनकी बेटी को संसद में किसने पहुंचाया? शिंदे जी की बेटी को संसद में किसने पहुंचाया? ये शिंदे जी हैं जिनकी बेटी संसद में खड़े होकर कहती है ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा था, और ये शिंदे जी कहते हैं मुझे भगवान आतंकवाद की थ्योरी करने के लिए आतंकवाद का मेरी बात तो सुनिए। कितने आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मेरी बात तो सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यहाँ बात है कि हिंदू आतंकवाद तो होता है ना। आप लोगों ने कहा हिंदू आतंकवाद, आज का सनातनी आतंकवाद कौन था? सनातनी आतंकवाद शब्द किसने कहा? सनातनी आतंकवाद शब्द आज किसने कहा? आज किसने कहा? सुना प्रभाकरण कौन था? बयान सुना है? प्रभाकरण कौन था? कौन था? इस्लाम से आया था। बोलिए हिंदू आतंकवादी था। क्या था? बोलिए हिम्मत है तो बोलिए। क्या था ये बताइए। हिम्मत है तो बोलिए। की बात कर रहे हैं। बोलिए हिम्मत है तो बोलिए हिंदू आतंकवादी था। क्या था? मैं सुनिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि संजीव कौशिक बोलिए कि प्रभाकर हिंदू आतंक बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं, बोलिए। फिर कह रहा हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। चैलेंज दे रहा हूं, किसी बोलिए हिंदू आतंकवादी था। किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोग, अतिवादी लोग आतंकवादी हो सकते हैं। तो सवाल है कि हिंदुओं को नाम क्यों दिया गया? राहुल गांधी ने ये क्यों कहा कि हिंदू आतंकवाद जो है वो एलईटी से ज्यादा खतरनाक है? मुझे बताइए कि 6 लोग जब गिरफ्तार हुए थे तो किस आधार पर गिरफ्तार हुए थे? ये 6 लोग किस आधार पर गिरफ्तार हुए थे बताइए मुझे। अब मैं आपको बताता हूं, हटाइए, मैं आपको बताता हूं। ये जो हुआ ना 6 लोग मरे कैसे, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? इनकी मौत के जो जिम्मेदार थे उनको उसी तरह से पिछले दरवाजे का रास्ता दे दिया गया जैसे पीके जैन जी ने बताया कि 2000 कोई नहीं बोलेगा। इन 6 लोगों के लिए जिसने प्लांट किया उनको कांग्रेस ने, यूपी ने पिछले दरवाजे के रास्ते से निकाल दिया जैसे 2006 के आतंकी हमले में। हटाइए सबको, स्क्रीन से हटाइए, सच सुनने की आदत डालिए। फिर से बोल रहा हूं और पीके जैन जी आपका आखिरी कमेंट लूंगा। ये जो 6 लोग जो मारे गए 2008 के आतंकी हमले में, इनके जो हमलावर थे, इनके लिए जिसने आतंकी घटना की थी उनको पिछले दरवाजे से ठीक वैसे ही निकाला जैसे 2006 के मालेगांव आतंकी हमले में सिमी के जो आतंकवादी थे उनको क्लीन चिट देकर इन्हीं लोगों को जो आज साथ भरी है इन्हीं लोगों के नाम कर दिया। पीके जैन जी आपका आखिरी कमेंट। जी बिल्कुल, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं आपके सामने के 2008 में जो आरोपी इन्होंने बनाए 2008 के ब्लास्ट के, उन्हीं आरोपियों को 2006 में आरोपी बनाया गया और 2006 के जो वास्तविक आरोपी थे जिन्होंने वो बम ब्लास्ट घड़ा था, उन सबको इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया कोर्ट में और उसके ऊपर कोई अपील नहीं, वो केस क्लोज हो गया है और उस केस में आगे कुछ होने वाला भी नहीं है। और इंसिडेंटली यही चीज उन्होंने समझौता ब्लास्ट वाले केस में करी कि उसमें जो एक्चुअल आरोपी थे उनको सबको निकाल दिया, वो सब पाकिस्तान चले गए और असीमानंद स्वामी और उनके साथ जो बाकी लोग थे उनको आरोपी बनाया गया, वो सब छूट गए। तो देखिए ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उस समय की जो पॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, आप ये बताइए, मैंने आज तक नहीं सुना कभी अशोक जी कि कोई एटीएस का चीफ जाके यूनियन होम मिनिस्टर से मिले 1 to 1, जहां पे दिग्विजय सिंह किस कैपेसिटी में वहां थे वो मुझे समझ में नहीं आता। और मनीष साहब की किताब में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि दिग्विजय सिंह उस समय के होम मिनिस्टर और हेमंत करकरे ये तीनों उस समय वहां पे थे। दिग्विजय सिंह कौन सी कैपेसिटी में थे? जो व्यक्ति बार बार भगवा आतंकवाद की बात करता है, आरएसएस की कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, तो किस कैपेसिटी में वहां थे?
ठीक, चलिए समय इतना ही है। ये अनफॉर्चुनेट है लेकिन ये सच है, इस सच को स्वीकार करना चाहिए। साजिशों का पर्दाफाश हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया राधिका जी और पीके जैन जी, संजीव कौशिक और किशोर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं अक्सर सोचता हूं किशोर जी इस तरह की बहस के बाद रात को सो कैसे पाते हैं, लेकिन फिर भी शुभ रात्रि किशोर जी। सोचिएगा कहाँ कहाँ किस किस को बचा रहे हैं आप। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी। नमस्कार।